आज है कोशिका सेल वॉल का मुख्य घटक में सेकंड पार्ट है कोशिका का। तो सेल वॉल का मुख्य घटक जो है वो कौन होता है? सेल्यूलोज। कौन होता है? सेल्यूलोज। वैसे सेल्यूलोज और पैक्टिन होता है। क्या होता है? सेल्यूलोज और पैक्टिन होता है। तो मुख्य घटक की बात की जाए, इसकी बात की जाए, मुख्य घटक की यहाँ पर बात की जाए तो ये सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन से। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। तो इसका मुख्य घटक इसको माना जाता है सेल्यूलोज को। सेल्यूलोज जो है वो ग्लूकोज की बीटा डी यूनिट के बहुलीकरण से बनती है। सेल्यूलोज किससे बनती है? सेल्यूलोज का निर्माण ग्लूकोज, सेल्यूलोज ग्लूकोज कौन सी? बी और डी यानी बीटा डी यूनिट के बहुलीकरण से बनती है। सी आती है, सी के आगे बी है और पीछे क्या है? डी है। तो बीटा डी ग्लूकोज से सेल्यूलोज का निर्माण होता है। सेल्यूलोज में 35 से 40 यूनिट होती है, 35 to 40 यूनिट होती है, जिससे ये सारी यूनिट मिलकर जो है वो सेल्यूलोज बनाती है। उसके बाद में मिशेली में जो है वो 20 यूनिट होती है। किसकी? इसकी, ये बीटा डी यूनिट की। उसके बाद माइक्रोफिलामेंट में 250 यूनिट होती है तथा माइक्रोफिलामेंट इसके बाद में पूर्णतः माइक्रोफिलामेंट बन जाता है। तो इनकी यूनिट पूछी जाए तो सेल्यूलोज में 35 to 40 यूनिट, मिशेली में 20 यूनिट, माइक्रोफिलामेंट में 250 यूनिट। पादपों में सेल वॉल में जब क्यूटीन का जमा हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है? घट जाती है। क्यूटीन का जमा हो जाता है। एक तो क्यूटीन, एक होता है काइटिन। काइटिन क्या होती है? गैस है काइटिन, और गैस है कवक की बाहरी त्वचा किससे बनती है? काइटिन से। परंतु ये काइटिन नहीं है, ये क्या है? क्यूटीन है। तो पादपों में सेल वॉल पर जब क्यूटीन जमा हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर पत्तियों के रंध्रों द्वारा क्या होता है? और जो पानी निकल रहा है वो क्या हो जाता है? कम। जब क्यूटिकल जमा हो जाएगी वहाँ पर पादप की सेल वॉल पर तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्टोमेटा में कितने प्रतिशत होती है? 90%। वातरंध्र में कितनी होती है? 1%। और क्यूटिकल में होती है 9%। क्यूटिकल जो है वो याद रखना जड़ों में क्या होती है? एब्सेंट होती है। स्टोमेटा या रंध्रों में कितना परसेंट होता है? वाष्पोत्सर्जन 90% होता है। क्यूटिकल से कितना होता है? 9%। क्यूनी तो नी से 9, स्टोमेटा से 90 और वातरंध्र या लेंटिकल से 1% होती है। और क्यूटिकल कहाँ एब्सेंट होती है? जड़ों में एब्सेंट होती है। सबसे मोटी क्यूटिकल किसमें पाई जाती है? सबसे मोटी क्यूटिकल जो है वो जीरोफाइट पादपों की पत्तियों में, मरुद्भिद पादपों की पत्तियों में होती है। वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी तो पौधे लंबे समय तक क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। क्यूटिकल कहाँ एब्सेंट होती है? जड़ों में एब्सेंट होती है। वाष्पोत्सर्जन की दर किसके कारण कम हो जाती है? क्यूटिकल के कारण, जमाव के कारण हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर स्टोमेटा के द्वारा कितने परसेंट होती है? 90% होती है। और लेंटिकल के द्वारा, वातरंध्र के द्वारा कितने परसेंट होती है? 1% होती है। और क्यूनी 9% होती है क्यूटिकल के द्वारा। और जो जल में रहते हैं पादप उनमें क्यूटिकल होती ही नहीं है। क्योंकि क्यूटिकल होगी क्यों? क्योंकि उसमें तो पानी बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पानी की मात्रा कम होती है वहाँ क्यूटिकल की मोटाई होती है, और जहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है वहाँ क्यूटिकल होती नहीं है। कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव क्या कहलाता है? लिग्निफिकेशन, लिग्नीकरण कहलाता है। इससे कोशिका मृत जलरोधी हो जाती है। जैसे स्क्लेरेंकाइमा। स्केल कैसी होती है? दृढ़ होती है, तो इसको हिंदी में कहा जाता है दृढ़ोत्तक। स्क्लेरेंकाइमा पर लिग्निन का जमाव हो जाने के कारण वो सेल मृत और जलरोधी हो जाती है। जाइलम की वाहिनिकाओं में ये कहाँ पर होती है? लिग्निफिकेशन। जाइलम जो होता है, जाइलम जैसे जल का परिवहन करता है। तो जाइलम की वाहिनिका यानी ट्रैकिड्स में ये होता है। ऐसे स्थान जहाँ लिग्निन का जमाव नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? गर्त यानी पिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। और ऐसे गर्त जो संपूर्ण लंबाई में एक समान व्यास के, संपूर्ण लंबाई में क्या होते हैं? एक समान व्यास के होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है?
सरल गर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरल गर्त कहा जाता है। ये सरल गर्त जो होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? देखो, जहाँ पर लिग्निन का जमाव नहीं होता उसे गर्त कहते हैं, पिट्स कहा जाता है। और ऐसे गर्त जो संपूर्ण लंबाई में क्या होते हैं? संपूर्ण लंबाई में एक समान व्यास वाले होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? सरल गर्त कहा जाता है। और ये कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं पेरेन्काइमा फ्लोएम उत्तक की चालनी कोशिका में। कहाँ होते हैं? पेरेन्काइमा यानी पैर ऐसे होते हैं अपने सॉफ्ट, तो पैर यानी सॉफ्ट यानी मर्दूतक, तो पेरेन्काइमा पेरेन्काइमा फ्लोएम होता है। फ्लोएम का कार्य जो होता है, ये फ्लोएम जो है इसका काम क्या होता है? तो फेस है फ्लोएम और फेस है फलों जो खनिज लवण, देखो एक तो जल का होता है परिवहन, एक खनिज लवणों का परिवहन होता है। तो ये फ्लोएम क्या करता है? खनिज लवणों का क्या करता है? परिवहन करता है। जाइलम किसका पड़ता है? जल का परिवहन करता है। ऐसे गर्त जो प्रारंभ में तो कैसे होते हैं? संकरे होते हैं। प्रारंभ में तो संकरे होते हैं, ये संकरे होते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? चौड़े होते जाते हैं। चौड़े होते जाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है परिवेशी गर्त यानी बॉर्डर्ड कहा जाता है। बॉर्डर पहले पतली होगी, फिर बॉर्डर कैसी होगी? है मोटी। तो वो तो देखो फल क्या होता है? सब जगह एक समान होता है, तो सभी पूरी लंबाई में एक समान होते हैं, वो तो क्या होते हैं? सरल गर्त होते हैं। सरल होता है। और सरल क्या होते हैं? फल लाना, तो फ्लोएम उत्तक की चालनी, और फल लाकर उसमें से जूस छानना सरल काम ही होता है। तो चालनी नलिका में चालनी कोशिका में ये चीज़ होती है। और गर्त जो है उसमें क्या होता है? यदि प्रारंभ में पतले होते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं, तो ये क्या है? जा मोटा हो गया, चला जा, तो जाइलम में होते हैं। ये कहाँ होते हैं? जाइलम में। और वो कहाँ थे? फ्लोएम में। मोटे हो जाते हैं, उन्हें परिवेशित गर्त कहते हैं। वो फ्लोएम की चालनी नलिका में थे और ये जाइलम की ट्रैकेट्स वाहिनिकाओं में होते हैं। यहाँ तक कंप्लीट। आगे कुछ पादपों की सेल वॉल में क्या होता है? सिलिका। कुछ पादप जो होते हैं उनकी सेल वॉल में होती है सिलिका जो है मिट्टी, इसका सूत्र होता है SiO2। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला अयस्क कौन सा है? सिलिका। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक ऑक्सीजन के बाद में जो है वो कौन आता है? सिलिका। कौन आती है? सिलिका अलग है, सिलिकन अलग है। उसके बाद कौन आता है? एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर सर्वाधिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। यदि अधातु तत्व कहे तो ऑक्सीजन है, उपधातु कहे तो सिलिकन है, और अधातु कहे तो कौन सी है? धातु कहे तो कौन सी है? एल्यूमिनियम होती है। और अयस्क कहे तो सिलिका होता है। इसके कुछ बाद में सेल वॉल सिलिका पाई जाती है। सिलिका किस में पाई जाती है? घास में सीलन होती है, नहीं होती? अपन सिलिका से सीलन याद करो, तो घास में सीलन होती है, तो घास में सिलिका पाई जाती है। एटम बॉम्ब में यदि क्या आ जाती है? सीलन, तो वो फटेगा नहीं, तो डाई एटम। इक्विशीतम, जब अधिक जो है वो सीलन होती है घरों में, तो क्या होता है? हम पे शीतम जोम रहाया जाता है। भाई जोर्मी है तो परेशान होते हैं, तो इक्विशीतम। ट्रोपा से याद रखो, टोपा गिरता है ना, बूंद को टोपा कहते हैं। तो टोपा या वो टोपा सर पे पहनने वाले याद रखो, उसमें भी यदि सीलन होती है तो हमें परेशानी करती है, नहीं करती है? तो घास में सीलन, इक्विशीतम शीतम ढहाती है सीलन। टोपा में सीलन होती है, तो जो है शीतम ढहाता है। और डाई एटम बॉम्ब में सीलन आने पर क्या हो जाती है? एटम बॉम्ब सीलन आने पर परेशानी करती है। तो पादपों की सेल वॉल में सिलिका पाई जाती है। किस में? घास, डाई एटम, इक्विशीतम, एट्रोपा। इक्विशीतम को कहा जाता है जंगल की आग। वैसे जीके में जंगल की आग प्लस जिसको ढाक कहा जाता है, क्योंकि इसके तो फूल लाल लाल कलर के होते हैं, पूरा जंगल ऐसे लगता है जैसे आग लग गई। परंतु यहाँ पर क्या होती है? इसकी जो बाहरी भित्ति होती है, इसके बाहरी भित्ति पर क्या होती है? यह पादप है, इसके बाहरी भित्ति पर यहाँ पर क्या होता है? सेल वॉल में क्या होती है? सिलिका होती है। और ये सिलिका जब आपस में घर्षण करती है तो उसमें क्या हो जाती है? आग उत्पन्न हो जाती है, तो इसीलिए इसको जंगल की आग कहा जाता है। इसके बाद में आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन किसने कहा था? कॉर्ड नगेली और कॉर्ड क्रेमर ने कहा था। पीएम को सीएम कह दिया, तो ये तो तूने गहली बात कर दी। ये कैमरे में
कैप्चर हो गई। पीएम को क्या कह दिया, सीएम कह दिया। ये तो तूने गैली बात कर दी, तो ये बात कैमरे में कैप्चर हो गई। तो पीएम को सीएम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन किसने कहा था, गैली से कॉल नगेले और कॉल क्रेमर ने कहा था। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कल भी बात की थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो चयनात्मक होती है, पारगम्य होती है, जीवित पतली होती है। और ये भी कहा था किस किस से बनी होती थी, ये ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और किससे बनी हुई थी, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई थी। इसके बाद में जो है वो अपन ने बात की थी ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती थी। और सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती थी, सेलुलोज मुख्यतः थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो शब्द किसने दिया, पैस है, प्लाज्मा पैस है, प्लो, प्लाज प्लो नाम मिल रहा है। तो प्लाज्मा शब्द किसने दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया, प्लो ने। टोनोप्लास्ट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही कैसी होती है, चयनात्मक होती है। टोनोप्लास्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही कैसी होती है, चयनात्मक होती है। चयनात्मक, पारगम्य, लचीली, जीवित, पतली, झिल्ली कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम को सीएम किसने कहा था, कॉल नगेली और क्रेमर ने कहा था। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वही कण आसानी से गुजर सकते हैं जिनकी साइज 1 to 15 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पर एंगस्ट्रॉम की बात है, ये तो एक बात ये है कि एक एंगस्ट्रॉम की बात की जाए, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻10 मीटर होते हैं। क्या होते हैं, 10⁻10। सेंटीमीटर गए तो 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। कोशिका को किस में मापा जाता है, माइक्रोन में मापा जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन में वही कण आसानी से गुजरते हैं जिनकी साइज कितनी होती है, 1 to 15 एंगस्ट्रॉम होती है। धन संयोजी तत्व ऋण संयोजी तत्वों की अपेक्षा पीएम से आसानी से गुजर जाते हैं। कैसे भाई, देखो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं नेगेटिव कणों का आकार हमेशा बड़ा होता है, उसके बाद में न्यूट्रल कणों का होता है, उसके बाद में पॉजिटिव कणों का होता है। तो यहाँ धन संयोजी तत्व में पॉजिटिव जो है वो ऋण संयोजी तत्वों की अपेक्षा जल्दी गुजर जाते हैं, क्योंकि इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है, इसका जल्दी गुजर जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या बात की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सीएम किसने, पीएम को सीएम किसने कहा था, कॉल नगेली व कॉल क्रेमर ने कहा था। चयनात्मक, पारगम्य, जीवित, पतली झिल्ली होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द लोगों ने दिया था। वही कण आसानी से गुजर सकते हैं जो 1 से 15 एंगस्ट्रॉम तक होते हैं, और पॉजिटिव कण जो है वो नेगेटिव की तुलना में आसानी से गुजर सकते हैं। और ऐसे गर्त जो एक ही समान लंबाई के थे वो सरल गर्त थे, वो कहाँ पर थे, वो थे पेरेन्काइम में, मर्दूतक, फ्लोएम उत्तक की चालनी कोशिका में थे। और जो गर्त संकरे थे पहले और बाद में जो चौड़े हो जाते थे उन्हें परिवेशी गर्त कहा जाता था, जो जाइलम की ट्रैकेट्स में थे। कहाँ थे, जाइलम की ट्रैकेट्स में से। और जहाँ पर लिग्निन का जमाव नहीं होता उन्हें पिट्स यानी गर्त कहा जाता था। और अपन ने देखी सबसे मोटी क्यूटिकल कहाँ होती है, जीरोफाइट में होती है। जल निमग्न पादपों में क्यूटिकल नहीं होती है। और सेलुलोज का मुख्य घटक जो है, सेल वॉल का मुख्य घटक सेलुलोज था। ये ग्लूकोज की बीटा डी यूनिट की बहुलीकरण से बना था। और जब सेल वॉल पर क्यूटिकल का जमा हो जाता है वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। स्टोमेटा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन 90% होता है, क्यूटिकल के द्वारा 9% होता है, और वातरंध्र के द्वारा लेंटिकल के द्वारा 1% होता है। और क्यूटिकल कहाँ एब्सेंट होती है, जड़ में एब्सेंट होती है, क्योंकि जड़ों का काम ही जल है। यदि वहाँ पर वो जड़ें जमीन के अंदर रहती है तो उसमें वाष्पोत्सर्जन होगा कैसे, देखना है। आगे चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए किस किसने सिद्धांत दिए थे, लाइपोइडल सिद्धांत, इकाई कला सिद्धांत, सैंडविच लेमिलर थ्योरी, तरल मोज़ेक मॉडल। तो लाइपोइडल, लाई इतना जो है वो पोए डाल दिए, लाइपोइडल इतने पोए डाल दिए कि वो मेरा क्या हो गया, ओवर हो गया, ओवर टोन हो गई, उसकी टोन क्या हो गई, ओवर, मतलब ज़्यादा हो गया तो ओवरफ्लो हो गया, तो ओवरफ्लो से ओवर टोन याद रख लो। और लाई पोए लाई थी तो यहाँ पर क्या हो गया, लाइपोइडल। पोए से एक ट्रिक याद आई मेरे को, आमाशय में जो है वो पचित भोजन को क्या कहा जाता है, तो वहाँ पर एक ट्रिक जो अपन पढ़ेंगे अभी, एंडोक्राइन सिस्टम वहाँ पे देखेंगे, जो डाइजेशन सिस्टम उसमें देखेंगे। अम्मा पोआ कायम है, अम्मा पोआ कायम है। तो अम्मा से आमाशय, पो से प्रोटीन, और कायम से मतलब यहाँ पचित भोजन क्या कहलाता है, कायम। 3 भोजन होते हैं, एक तो होता है बोलस, क्या होता है, बोलस, मुख में पचित भोजन बोलस।
काइम, पोहा काइम है तो प्रोटीन आमाशय काइम, आमाशय में पचित भोजन काइम। काइल होता है ईल, ई की मात्रा कहाँ आती है, छोटी आंत में, तो छोटी आंत में पचा भोजन क्या कहलाता है, काइल। या छोटी क्या कर देती है, घायल कर देती है। वो अपन वहाँ डाइजेशन सिस्टम में देखेंगे, अभी तो शुरू ही या ट्रिकों के साथ परमार करेंगे, साइंस को चुटकियों पे याद करेंगे। अब देखो लाइपोइडल, तो इतना पोए ला दी, वो क्या हो गया मेरे ओवर, तो ओवरटोन ने दी थी। इकाई कला मॉडल, एक्लाई अकेलाई, इकाई कला से याद रखो एक्लाई, और एक्लाई कौन, अकेलाई जो है वो सन के समान काम कौन कर देता है, रोबोट कर देता है, तो रोबोट सन। ठीक, इसके बाद आता है सैंडविच, सैंडविच लेमाई, अपने सैंडविच ले माई ले, सैंडविच ले, तो सैंडविच थ्योरी को लेमाई से लेमिलर थ्योरी कहते हैं। इसके बाद में खोज किसने की थी, सैंडविच देना, सैंडविच देना, सैंडविच देना, कौन देना, सन को कहते हैं ये सैंडविच देना। डेनियली, देना से डेनियली, और सन देवेनी तो डेविसन ने खोज की थी। इसके बाद आता है तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक, तरल यानी द्रव्य, मोज़ेक यानी मज़े करते हैं। और जो मज़े कब होते हैं, जब कोई सिंगर जो है वो कॉल करता है, अपने सन को कॉल करता है, तो अपन क्या करते हैं, क्या से याद रख लो, जब कोई सिंगर निकलता है तब अपने क्या करते हैं, मौज करते हैं। और सिंगर निकलता है तो मौज ऑटोग्राफ के लिए करते हैं। तो तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर वन निकोलसन ने दिया था। तो लाए पोए ओवरटर्न, एक अकेलाई रोबोट काम कर देता है, रोबोटसन। सैंडविच ले माई, सैंडविच ले, तो डेनियली व डेविसन ने। इसके बाद में तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर व निकोलसन ने। तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने। यह है सर्वमान्य आधुनिक सिद्धांत है। अब इस मॉडल में क्या है देखोगे कि यहाँ पर जो है तरल, मतलब ये एक प्लेट है, अपने यहाँ कोशिका को प्लेट मान लिया, ठीक है। उसके अंदर जो ये ऊपर गोल ऐसे याद रखो, भगोना जो होता है, पतीला जो होता है, उसमें गुलाब जामुन ऊपर तैरते हैं ना, तो ये तो गुलाब जामुन है, और ये अंदर जो है वो रस है, चाशनी है। तो जो गुलाब जामुन थे उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और वो ऊपर तैरते रहते हैं, मतलब उन्हें जल स्नेही है, हाइड्रोफिलिक है, जल स्नेही है, इसीलिए वो आयनिक बंध से जुड़े हुए होते हैं। और आयनिक बंध जल स्नेही होते हैं, और आयनिक बंध सबसे मजबूत होते हैं। आएंगे ऊपर से खाएंगे, तो आयनिक बंध ऊपर से खाएंगे, ऊपर क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन ही खाएंगे हम आएंगे, प्रोटीन खाएंगे, और उससे हमें, क्योंकि उससे हमें क्या है, स्नेह है, तो स्नेह से याद रखो ऊपर वाले जल स्नेह ही हैं। आएंगे आयनिक बंध, और क्या खाएंगे, प्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन। और गुलाब जामुन याद रखो, गुलाब जामुन चाशनी मॉडल भी कहा जाता है। और 20 रुपये देकर चले गए गुलाब जामुन के। तो ऊपर वाली ग्लाइकोप्रोटीन कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद में जो चाशनी थी, चाशनी से इतना कौन लगाव रखता है, क्योंकि वो तो लिपलिपी सी होती है। तो लिपलिपी से याद रखो फोस्फोलिपिड होता है यहाँ पर, और अधिक लगाव नहीं होता है, तो वांडरवाल बंध होता है, वांडरवाल बंध दुर्बल बंध होता है, और लगाव नहीं होता, मतलब वैराग्य में रहती है, तो जल विरागी हो गई। और कितना एंगस्ट्रॉम हो गया, 35 एंगस्ट्रॉम हो गया। भाई लगाव था ही नहीं, 35 रुपये की चाशनी देती, 20 रुपये के रसगुल्ले दिए थे, और ये टोटल 75 होता है। भाई 75 कैसा, क्योंकि ऊपर फॉस्फोलिपिड की परत, ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की परत, नीचे ग्लाइकोप्रोटीन की परत, ऊपर 20, नीचे 20, 40, और बीच में होता है फॉस्फोलिपिड 35। तो हाइड्रोफिलिक ऊपर वाला और हाइड्रोफोलिक नीचे वाली। ये है तरल मोज़ेक मॉडल, जो किसने दिया, सिंगर व निकोलसन ने। इसके बाद आती है एक्सेंट्रिसिक, जो बाह्य, और इंट्रिंसिक आंतरिक। तो एक्सेंट्रिसिक जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, बाहरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, तो वो, और ये जो होती है वो एंजाइम के समान क्रिया, इसमें किसके समान क्रिया पाई जाती है, एंजाइम के समान क्रिया पाई जाती है। ये जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन के प्रकार है, एक बाहर वाली, एक अंदर वाली होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर पाई जाती है, तो बाहर होगी, और बाहर है तो किसके समान काम करती है, एंजाइम के समान काम करती है। और ये बाहर जो होता है वो किसी से भी प्रेम कर लेते हैं, तो इसे प्राइमरेज एंजाइम कहते हैं। और ये RS में पूछा था, प्राइमरेज एंजाइम किसे कहते हैं,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले एंजाइम को जो है वो क्या कहा जाता है, प्राइमरेज एंजाइम कहा जाता है। और बाहर कितनी थी, 20 एंगस्ट्रॉम थी, तो 20 से याद रख लो 20 से 30% उपस्थित है। और ये कैसी होती है, और बाहर जो होती है वो आसानी से किसी के साथ भी गति कर सकती है, तो गतिशील होती है। और यहाँ पर 80 फेज एंजाइम पाए भी जाते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 30 होती है। तो बेटी बाहर है और प्रेम रोग हो गया तो कहीं पे भी गतिशील हो सकती है। तो यहाँ पर 20 से 30 की उम्र में होगी, तो यहाँ पर 20 से 30 की उम्र में 20 से 30%। और बाहर रहती है, बाहर सतह पर रहती है, तो एंजाइम की सतह पर। प्रेम रोग हो गया तो प्रेम रोग हो गया तो गतिशील कर जाएगी, तो गतिशील होती है। और 80 बेटी से 80 फेज एंजाइम भी पाए जाते हैं। इसके बाद आता है इंट्रिंसिक। क्या आता है, इंट्रिंसिक। जब वो 20 से 30% थी तो बाकी कितना बचता है, 70%। तो लगभग 70% होती है और फोस्फोलिपिड में होती है। अंदर फोस्फोलिपिड था और ये फोस्फोलिपिड में शक्ति से जुड़ी हुई होती है। और अंदर जो होता है तो घर में शक्ति होती है, शक्ति नहीं करते हैं तो घर वाले कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये वो। तो यहाँ इसमें कोई गतिशीलता नहीं होती है। बाहर वाली तो कहीं पर हाय हल्लो दरवाजे पे कर कुरा के प्रेम रोग हो गया और गतिशील हो जाएगी, डन। और अंदर वाली गतिशील नहीं होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयन कर रही थी तो सबको पहचान के कर रही थी, तो कोशिका की पहचान करती है। और पदार्थों के में वाहक का कार्य करती है, भाई कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। कोशिका में तरल पदार्थों का प्रवेश जो है वो क्या कहलाता है, पिन्नोसाइटोसिस। क्या कहलाता है, पिन्नो। तरल को हम पीते हैं तो पिन्नोसाइट, तरल पदार्थों को हम पीते हैं तो तरल पदार्थों का प्रवेश होता है, उसको पिन्नोसाइट कहते हैं। और ठोस को अपने नहीं खाया जाता तो उसको फेंक दो, तो ठोस पदार्थों का प्रवेश क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस। कोशिका में तरल पदार्थों का प्रवेश पिन्नोसाइटोसिस और कोशिका में ठोस पदार्थों का प्रवेश फेगोसाइटोसिस कहलाता है। इसके बाद में फेगोसाइट व पिन्नोसाइट दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, और भाई पी लिया और फेंक दिया, अंडे के अंदर का भाग जो है वो पी लिया और बाहर के भाग को फेंक दिया, तो अंडा पूरा मिलकर क्या कहलाता, पिन्नो फेगो को क्या कहता था, एंडो। तो एंडोसाइटोसिस। कोशिका से तरल पदार्थों को बाहर निकालते हैं तो बाहर क्या होते हैं, एग्जिट होती है, तो इसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। अंदर वाले तो ठोस तरल अंदर घुसते हैं उसको तो एंडो, अंदर को एंडो कहते हैं। और अंदर के जो तरल पदार्थ को कहते हैं क्या, पिन्नो, और ठोस को कहते हैं फेगो। ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका के आकार और आकृति को बनाए रखती है, परिवहन को डिसाइड करती है, वाहक को डिसाइड करती है, चयन करती है, पहचान करती है, और ये कोशिका की परासरणीयता को मेंटेन करती है। अब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 कोशिका में सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका। क्या आती है, अंतःप्रदवी जालिका, जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को जोड़ने का कार्य कौन करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। अब देखो अंदर की बात जानने का प्रयास कौन करते हैं, रिपोर्टर। तो रिपोर्टर्स का पीछे का याद रखो, पोर्टर। और ये पूछा था एक बार फर्स्ट ग्रेड में, रिपोर्टर से याद रखो, पोर्टर। तो अंतःप्रदवी जालिका की खोज किसने की थी, पोर्टर ने की थी। और किस से बनी हुई होती है, अंदर अपनी जो है वो सिस रहती है। क्या रहती है, सिस। तो सिस्टर्नी, वेसिकल और नलिका। सिस्टर्नी, वेसिकल और नलिका। सिस्टर्नी एक ही लंबाई की होती है, वेसिकल थोड़ी सी खुली भी होती है और नलिकाएं जो है वो नलियाँ निकली भी होती है। खोज पोर्टर ने की थी, सिस्टर्नी, वेसिकल और नलिका से मिलकर बनी होती है। अब जो है वो अंतःप्रदवी जालिका 2 प्रकार की होती है, एक तो खुरदरी होती है, रफ खुरदरी, और एक क्या होती है, स्मूथ यानी चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। चिकना कौन होती है, तेल वगैरह घी वगैरह चिकने होते हैं तो वसा का संश्लेषण करती है स्मूथ। और खुरदरी कौन होती है, जिस पर प्रोटीन होता है तो ये करती है प्रोटीन का संश्लेषण। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको आर ही दिया जाता है ऑप्शन में और उसको SER दिया जाता है। तो ये इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। और इन पर क्या पाए जाते हैं, इन पर जो है ये इस तरीके से
ये ऊपर क्या पाए जाते हैं, ये इस तरह से प्रोटीन पाई जाती है। तो ये खुरदरी क्या करती है, प्रोटीनों का संश्लेषण करती है, प्रोटीन निर्माण करती है। और वसा में क्या है, कुछ है ही नहीं, तो ऊपर जब कुछ नहीं प्लेन पड़ी तो क्या होगी, लिपिसी, तो इसको लिपिड वसा का संश्लेषण करती है। इसके बाद में एंडो जो रफ थी उस पर क्या होती है, इस पर प्रोटीन राइबोसोम होते हैं, तो क्या होती है, राइबोप्रोटीन होती है, प्रोटीन से चिपके रहते हैं। राइबोप्रोटीन ये प्रोटीन किसके कारण चिपके रहते हैं, राइबोफोरिन के कारण, किसके कारण, राइबोफोरिन प्रोटीन के कारण चिपके रहते हैं। तंत्रिका तंत्र की जो बात करें, इस प्रकार जो तंत्रिका तंत्र होता है इसके अंदर ये निश्चल कण होते हैं, क्या होते हैं, निश्चल कण। और ये क्या होता है, आच्छद जो है वो है, तो शीत है, शीत आच्छद। और ये निश्चल कण जो होते हैं, ये निश्चल कण जो है इसमें देखो ऐसे प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का होगा। तो ये जो होता है डेंड्रोन, ये डेंड्रोन की इकाई में होती है। तो डेंड्रोन भी किसका काम करती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरीय अंतःपर्तवीय जालिका का काम करती है। और ये किसमें पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। जब अपन ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखा था, तो प्रोकैरियोटिक में जो वो राइबोसोम पाया जा रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया के समान संरचना मेसोसोम पाई जा रही थी, लाइसोसोम के समान संरचना जो है पेरिफेरल संरचना पाई जा रही थी, और कोई कोशिकांग उसके अंदर प्रेजेंट नहीं थे। और इसके लाइसोसोम की जगह हो गई थी पेरी वाली, और माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मेसोसोम वाली हो गई थी, और बाकी जो है वो उसमें प्रेजेंट नहीं थे। राइबोसोम थे 70S और यूकैरियोटिक में 80S। 70S की 50 और 30 यूनिट्स थी, और 80 की 60 एंड 40 यूनिट थी। प्रोकैरियोट के उदाहरण क्या थे, सानिया की माई रिया है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइस है, माइकोप्लाज्मा, रियस है, बैक्टीरिया जिसको जीवाणु कहा जाता है, वायरस को विषाणु कहा जाता है। इसकी संरचना में शिस्टर्नी व नलिका की अधिकता होती है। जो डेंड्रोन होता है इसकी जो संरचना होती है, तंत्रिका तंत्र के निश्चल कण भी इससे बने हुए थे। और जो ये अंतःपर्तवीय जालिका में जो है वो किसकी अधिकता होती है, अंतःपर्तवीय जालिका के रफ में क्या होती है, शिस्टर्नी और नलिका की क्या होती है, अधिकता होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में ये पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक तथा स्तनधारियों की आरबीसी में ER क्या होता है, एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक और स्तनधारी, ER का एक सिरा केंद्रक से और दूसरा सिरा प्लाज्मा झिल्ली से। ये एक सिरा तो देखो इसमें किससे जुड़ा हुआ है, केंद्रक से जुड़ा, और दूसरा ये टच हो जाता है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, क्या हो जाता है, टच हो जाता है। इस प्रकार बनते टच हो जाता है। इसके बाद में ER के कार्य क्या है, ये क्या करती है भाई, इसके अंदर ये मौजूद होती है इस तरीके से, तो ये बाहर को पिचकने नहीं देती। तो ये कोशिका की क्या है, आकार आकृति को बनाए रखती है, अंतःकंकाल बनाती है, और कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। जो रेयर थी वो खुरदरी थी, प्रोटीन का निर्माण कर रही थी, और चिकनी थी वो वसा का निर्माण कर रही थी। और कोशिका में विषैले पदार्थों का उदासीनीकरण करते हैं, जिससे विसरण, डेटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। कोशिका में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उसका उदासीनीकरण करती है। कोशिका में ये परिवहन तंत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी, लेगो कौन लेगो, अंदर से कोई चीज़ लेगो, तो ले से लाइसोसोम और गो से गोल्जी बॉडी का निर्माण करती है। परिवहन तंत्र का ले गया, परिवहन यानी गाड़ी ले गया गाड़ी, अंदर से कोई गाड़ी ले गया, तो अंदर से अंतःपर्तवीय जालिका, गाड़ी परिवहन थी तो परिवहन, और ले यानी लाइसोसोम, गो यानी गोल्जी बॉडी। ये क्या करती है, पूर्ण सख्तता, टोटिपोटेंसी जो है वो टेरिपोटेंसी जो है वो बनाए रखती है। यह कोशिका भित्ति और प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण करती है। प्लाज्मोडेस्माटा किसमें पाया जा रहा था, पादप कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा, पैस है प्लाज्मोडेस्माटा पाया जा रहा था। तो उसमें कौन कौन से पाए जा रहे थे, जंतु थे डेसिंग, तो डेस्माटा, उसके बाद में और गैप वाला था, और एक और था, एक तो था डेंड्रोन, गैप, और 3 थे। एक तो जो है वो इस तरीके से आपस में क्या थे,
ये इस तरह से अंदर ध्रुमय से डेंड्रोन वगैरह थे। और एक यहाँ पर जो ऐसे था वो डेस्मोसेम था। एक जो पास में एकदम टाइट से बंधे हुए थे, टाइट टंग। और ये जो गैप था जिनके बीच में, तो गैप जंक्शन ये जंतु कोशिका में था। और प्लाज्मोडेस्माटा पादप कोशिका में था। पादप कोशिका में पाया आ रहा था, तो अपकेंद्रीय विधि से सेंट्रीफ्यूगल से निर्माण हो रहा था, और वो सेंट्रीपिटल से। पादपों में फ्रेगरेंस होती है, तो प्रेमोब्लास्ट कोशिका नामक संरचना बनती है, और उसमें प्रेमोब्लास्ट नहीं बनता। पादपों में विलय और माइक्रोविलय थे, और उसमें नहीं थे। इसके बाद में दूसरा कोशिकांग आता है गोल्जी बॉडी, जिसको नाम है लाइपोकॉन्ड्रिया इडियोसोम गोल्जी। गोल से क्या हो गया गोल्जी। तो ये तो दोनों नाम सेम है। और डिक्टियो पूछा जाता है, तो डिक्टियोसोम लाइपोकॉन्ड्रिया। कोशिका ट्रैफिक पुलिस इसको कहा जाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। गोल्जी को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। देखो, गोल्जी बॉडी को कहा जाता है ट्रैफिक पुलिसमैन। जिसकी गोल बॉडी होगी वही तो ट्रैफिक वाला पुलिसमैन बनेगा, और ट्रैफिक पुलिसमैन। गोल्जी से नाम में पीछे गोल्जी, तो कैमिलियो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। और कहाँ पर की थी? उल्लू की तंत्रिकाओं में। और ये कहा क्या होता है? यूकैरियोट्स कोशिका में होता है, पता ही है, कल ही देखा था। और इसमें भी सिस्टर्नी वेसिकल्स और नलिकाएं होती है। और इसमें ज़्यादा कौन होती है? वेसिकल्स पाई जाती है। ट्यूब्स, वेसिकल एंड सिस्टर्नी होती है। सिस्टर्नी, वेसिकल्स और नलिकाएं पाई जाती है। और ये क्या करती है? इसमें ध्रुवीयता क्या होती है? अंग का कार्य फिक्स करती है। जैसे नाक है तो उसको वो ही सूंघने का काम करेगा। ऐसा नहीं नाक के जैसे 2 छेद काले में कर दिए तो वो सूंघने का काम करेगा, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं है कान सुनने का काम कर रहा तो कान के जैसे खड्डा जो है मैंने हाथ में कर दिया तो हाथ सुनने का काम करेगा, नहीं। जिस अंग का जो फिक्स कार्य होता है वही करता है, ये गोल्जी बॉडी डिसाइड करती है। तो गोल्जी खोज किसने की? कैमिलियो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिकाओं में की थी। इसको कोशिका ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है, जो गोल बॉडी का वही होता है। ये यूकैरियोटिक कोशिका में होती है। ये सिस्टर्नी, वेसिकल्स और नलिकाएं इसमें उपस्थित होती है, और ध्रुवीयता पाई जाती है। अब ये गोल्जी बॉडी की संरचना है, देखो ये संरचना है। ये बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो केंद्रक यानी यंत्रक के पार ये इस तरह से उभार के रूप में पाई जाती है, उत्तल लेंस की तरह। तो बाहर की जो उभरी हुई परत है वो उत्तल की बनती ऊसिस, तो इसको शीर्ष सतह कहा जाता है। कॉन्वेक्स, उत्तल को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स सतह कहते हैं। और ये फॉर्मेटिव सरफेस होती है। क्या होती है? फॉर्मेट बनाती है, फॉर्मेटिव। और अंदर की जो होती है, तो ये पूछा जाता है केंद्र की तरफ किस तरह की सतह होती है? उत्तल। और इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ कैसी होती है? अवतल। कैसी होती है? अवतल। तो उधर उत्तल भी होती है और इधर अवतल वाली संरचना होती है। डायग्राम याद रखना, अपने आप जान आ जाएगा। अवतल, ये अवतल जो होती है वो म्यूटेशन यानी परिपक्वन का काम करती है, और वो किसका काम करती है? संरूपण। तो ये पूछा जाती है सिस फॉर्म, और ये क्या है? ट्रांसफॉर्म म्यूटेशन का काम करती है, और सिस फॉर्म निर्माण। सिस हमेशा निर्माण ही करती है, रूप देती है। सिस का रूप होना चाहिए, तो रूपण। और सिस क्या कर देती है? दुनिया उतल पुतल कर देती है, उत्तल लेंस हो जाती है। ग्रंथियों में इनकी संख्या क्या होती है? ज़्यादा। क्लेम्स में क्या पाई जाती है? जो है वो गोल्जी कोश सर्वाधिक पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका स्तनधारियों के आरबीसी, स्पर्म सेल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, नर युग्म, एंथेरोजोइट, पुंमणु में गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है। किसमें पाई जाती है? केवल यूकैरियोट्स में पाई जाती है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट के नर युग्म, पुंमणु, एंथेरोजोइट में भी एब्सेंट होती है। गोल्जी बॉडी मुख्यतः ग्रंथियों में सर्वाधिक पाई जाती है, जहाँ एंजाइम व हार्मोन का संश्लेषण होता है। यहाँ किसका संश्लेषण होता है? एंजाइम व हार्मोन का संश्लेषण होता है। गैस है गोल्जी बॉडी, गैस है, ग्रंथियों में पाई जाती है सर्वाधिक। और यहाँ पर ग्रंथियों में क्या होता है? एंजाइम व हार्मोन का संश्लेषण होता है। गोल्जी बॉडी के कार्य की बात करें तो गोल्जी बॉडी क्या करती है? हार्मोन का संश्लेषण, एंजाइम और हार्मोन का संश्लेषण करती है। एंजाइम हार्मोन संश्लेषण और निर्माण करती है। कोशिका भित्ति निर्माण करने वाले कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण करती है। गोल्जी बॉडी कैमिलियो गोल्जी उल्लू की तंत्रिकाओं में गोल्जी बॉडी कैमिलियो गोल्जी उल्लू की तंत्रिकाओं में खोज की थी। और ये जो है वो क्या करती है?
सिस और ट्रांस रूप में होती है। सिस जो होती है वो किसकी तरफ होती है? सिस जो होती है वो केंद्रक की तरफ होती है, जो सिस फॉर्मेशन का काम करती है। इसमें सिस्टर्नी वेसिकल्स नलिकाएं उपस्थित होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है और पोलैरिटी ध्रुवीयता का ये कार्य करती है और अंग का कार्य इसका फिक्स होता है और ग्रंथियों में इनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा के नर युग्मक में स्तनधारी का आरबीसी स्पर्म सेल प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है और ये एंजाइम हार्मोन का संश्लेषण का काम करती है। कोशिका भित्ति निर्माण करने वाले कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। शुक्राणु जो होती है उसका आगे वाला सिरा क्या कहलाता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम अंडाणु को भेदने का कार्य करती है। तो ये इस एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी का निर्माण जो है वो कौन करेगा? गोल्जी बॉडी का निर्माण कौन करेगा? गोल्जी कोई और लाइसोसोम का निर्माण किसने किया था? ये बताओ। अरे लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी का निर्माण थोड़ी देर पहले ऊपर वाली अंतःप्रदेवी जालिका ने किया था। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैली। अगला वही है, देखेंगे। अंडे में तो शुक्राणु पढ़ रहे थे, शुक्राणु के आगे वाला अग्रसिरा एक्रोसोम का बना होता है। एक्रोसोम गोल्जी कोई बनाता है, गोल्जी कोई। मध्य भाग में मध्य में से माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। ये पूछा भी जाता है मानव में जो है वो किस में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? तो शुक्राणु के मध्य भाग में, या शुक्राणु मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और पूंछ भाग होती है, पूंछ जो तैरने का काम करती है और अंडे की कोर्टिकल कणिकाओं का निर्माण करती है। अंडे पर क्या होता है? एक कवच होता है, तो कोर्टिकल कणिकाओं का क्या करती है? निर्माण करती है और अंडे में पित्तक झिल्ली बनाती है। अंडे की बाहर की कोर्टिकल कोशिका अंडे की पित्तक झिल्लिका कौन बनाती है? अंडा गोल गोल होता है ना, तो गोल से याद रख लो, अंडे के पित्तक और बाहर झिल्ली का निर्माण यही करती है। कण गोल होते हैं तो कोर्टिकल कणिकाओं का निर्माण करती है। यह कोशिका में पदार्थों के संग्रह और क्या करती है? स्थानांतरण का कार्य करती है। पदार्थों का संग्रह करेगी, उसको ट्रांसफर करेगी। इसके बाद में आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैली। लाइसोसोम, अरे लाई ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। तो लाइसोसोम आत्मघाती थैली। लादे लादे ड्यूवे, लादे ड्यूवे, ड्यू माउंटेन ड्यू, लादे तो ड्यू से ड्यूवे और लाई से लाइसोसोम। और ड्यू के भी अलग अलग रूप होते हैं। बहू आती है तब ड्यू लाते हैं, तो बहु रूपता पाई जाती है। और लाई में लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त था। अंतःप्रदेवी जालिका भी कौन सी झिल्ली युक्त थी? एकल झिल्ली युक्त। ट्रिक पड़ी थी इजी लाई एमवी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी से गोल्जी बॉडी, लाई से लाइसोसोम, एम से माइक्रोबॉडी और एम वी से ये वेसिकल्स। तो लाइसोसोम में लगभग 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय पीएच 5 पर कार्य करते हैं। एंजाइम लगभग 5 से 6.5 पीएच तक कार्य करते हैं, अम्लीय पीएच 5 पर कार्य करते हैं। जैसे फोस्फेटेज, क्या है? फोस्फेटेज, न्यूक्लिएजेज और कैथेप्सिन। फोस्फेटेज पूछा हुआ है, फोस्फेटेज किस पर काम करता है? इस पर लाइसोसोम पर कार्य करता है। देखो फोस्फेटेज, फोस्फोरस एक आत्महत्या का काम करता है, तो आत्मघाती थैली। न्यूक्लिएजेज ज़्यादा जो है वो कली जो है वो ज़्यादा एज में हो जाती है तो वो फट जाती है, तो फट गई तो आत्महत्या हो गई उसकी, तो न्यूक्लिएजेज। कैथेप्सिन और ज़्यादा जो है वो ये कैफे में खाना वगैरह खाते हैं तो हानिकारक ये होते हैं, आत्महत्या करने जैसे काम है। तो फोस्फेटेज, न्यूक्लिएजेज, कैथेप्सिन। फोस्फेटेज, न्यूक्लिएजेज और कैथेप्सिन ये जो है वो क्या करती है? लाइसोसोम ये इस पर ये सारे एंजाइम जो है वो इसी पर कार्य करते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। टाइप ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के टाइप जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टीलो ऑटो। तो प्राइमरी जो होता है ये निर्माण करता है गोल्जी बॉडी और ईआर करते हैं। प्राइमरी का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। द्वितीयक जो होता है उसमें जो है ये 2 बनते हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइट के समय निर्माण होता है। द्वितीयक लाइसोसोम का फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगो से याद रखो, फेंका क्या था? ठोस पदार्थ जब कोशिका में प्रवेश करता है तो उसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं, और पिन्ना तरल पदार्थ जब प्रवेश करते हैं तो उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं, और दोनों को साथ में क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और बाहर निकालना पदार्थों को एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। टीलियो लाइसोसोम ये अपशिष्ट पदार्थों का, टीला दे दिया मतलब भक्षण कर दिया, टीला थैली में, या टेलियो लाइसोसोम को याद रखो, तेली से थैली याद रखो। थैली में क्या फेंकते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को
और द्वितीय 2 में पीपी, 2 में पी फेगो पीको, फेगो पिन्नो। और प्राथमिक में गोल्जी बॉडी और ईआर। ऑटोलाइसोसोम, ऑटो यानी स्वयं, जो स्वयं स्वभक्षण क्रिया से संबंधित होते हैं, अर्थात अपनी ही और चारों ओर उपस्थित कोशिकाओं को फेगोसाइटोसिस द्वारा नष्ट करते हैं। ये अपना नुकसान खुद ही करते हैं और फेगोसाइटोसिस को नष्ट करते हैं। इसका कार्य क्या है? यह अंतःकोशिकीय पाचन करते हैं। क्या करते हैं? अंतःकोशिकीय पाचन करते हैं। और क्या करते हैं? हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करते हैं। भाई आत्महत्या थैली तो मतलब अंदर की कोशिकाओं का पाचन कर देते हैं, सभी पदार्थों का भक्षण कर देते हैं। और मृत संरचनाओं को ये क्या कर देते हैं? नष्ट, जो भी नष्ट भक्षण का काम होता है वो सब यही करते हैं। निषेचन के समय बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों का नष्ट कर देते हैं, तभी तो वो एक्रोसोम होता है, शुक्राणु में अस्थि भवन या हड्डी निर्माण, ओसिफिकेशन के समय बनने वाले अस्थि भवन के समय भी ये लाई की हड्डी टूट गई तो हड्डी बनाने वाली कोशिका ओस्टियोब्लास्ट कहती है। बी से बनाने वाली ओस्टियोब्लास्ट, और ओस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट कैसे काटने वाली और बै से बनाने वाली, तो ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। काटने वाली ओस्टियोक्लास्ट होती है, बनाने वाली ओस्टियोब्लास्ट होती है। और ये मेंढक के कायांतरण के समय टेडपोल लार्वा की पूंछ को नष्ट करता है। मेंढक के टेडपोल लार्वा में कौन सा ग्रंथि, थायरोक्सिन ग्रंथि और थायराइड हार्मोन, तो यहाँ पर मेंढक के कायांतरण के समय टेडपोल लार्वा की पूंछ को नष्ट करता है, क्योंकि कैथेप्सिन एंजाइम होता है। तो ये देखो, एक बार पूछा होता मेंढक किस गण का है? मेंढक है एन्यूरा का। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रेना। मेंढक का गण क्या है? मेंढकी एन्यू जो है वो रानी के पास जाती है, तो मेंढक रानी से राना टिग्रेना, और गण है एन्यूरा। लार्वा टेडपोल लार्वा कौन सा प्रोटीन नष्ट कर रहा था? कैथेप्सिन। तो कायांतरण भी होता है, थायरोक्सिन हार्मोन भी, यहाँ पर मैंने भी बात की थी, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन कायांतरण के द्वारा, आयोडीन के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन, वैसे आयोडीन होता ही है। कैथेप्सिन और लाइसोसोम, ये सब जो है वो लार्वा टेडपोल को किस में बदलते हैं? वयस्क मेंढक में बदलते हैं। कायांतरण, थायरोक्सिन, आयोडीन, कैथेप्सिन और लाइसोसोम वयस्क मेंढक में बदलते हैं। लार्वा जल में रहता है, वयस्क मेंढक स्थल में रहता है। जो जल में रहते हैं वो अमोनियोटेलिक होते हैं और स्थल वाले यूरियोटेलिक होते हैं। इनकी पूंछ टेडपोल में क्या होती है? पानी में तैरने के लिए पूंछ होती है, तो इनमें पूंछ होती है और इनमें पूंछ एब्सेंट होती है। बाहर जो मेंढक घूमते हैं उसमें पूंछ देखी है, और ये जो पानी के अंदर होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, बाहर तुम लोग देखे वो टिड्डे मिट्टे खाते रहते हैं, तो ये क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मांसाहारी को कार्निवर्स कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।